अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जो बोया जाए वो काटा जाता है, ये मुहावरा आपने सुना होगा और वो बंदा रोज़ देख भी रहा होता है। लेकिन हिस्ट्री से या पेश आमदा सूरत हालात से सबक हासिल करना, ख़ास तौर पर जब तक अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल हाल ना हो किसी कौम के फ़र्द के, उस वक्त तक समझ कुछ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। और आप एक अपने ख़्याल में जहाद कर रहे होते हैं, आप अपने ख़्याल में जंग लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो आपका जो पसपाई का सफ़र है वो आपको होता हुआ नज़र नहीं है, क्योंकि आपके जिस पेडेस्टल पे आप खड़े होते हैं वो पेडेस्टल पूरे पेडेस्टल के तौर पर बैक जा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है। उसके ऊपर आप कूदते फिरें या जो नारेबाजी करनी है वो करते रहें, लेकिन आपकी फुटिंग ना स्ट्रांग होती है। और जब आप बाकी चीज़ों के साथ उसको रिलेट करके देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, बहुत पीछे रह गए हैं। जब ये हुकूमती उठा पटक जो है ये तो चलती रहनी है और होता रहेगा, क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। और 70 साल से पाकिस्तान ख़तरनाक मोड़ पे से गुज़र रहा है वाली स्टेटमेंट आपको सुनने को मिल रही है। लेकिन चूँकि जब तक आप कौमी सतह पर और हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर और इनफरादी सतह पर एडहाकिज़म से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका कुछ भी नहीं बन सकता। जब ये सारा कुछ चल रहा था जी, फ़लाँ आ गया, फ़लाँ चला गया, फ़लाँ ने ये कर लिया, फ़लाँ ने वो कर लिया, उस वक्त तक एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही थी कि आइन मौजूद था आपके पास, लेकिन आइन के साथ बच्चों की तरह, और बच्चों भी क्या, छुछोरों की तरह आप खेल रहे थे। और एक आध शख्स नहीं, सारे इदारे लगे हुए थे उसी काम में, लेकिन शर्म किसी को भी नहीं आ रही थी। और फिर उसी आइन को मुकद्दस भी कहना है, फिर उसी आइन को सर आंखों पे बिठाने के झूठे और खोखले दावे भी करने हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आना। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि हुकूमती बंदोबस्त में जो बुनियादी रोल है वो है उस पब्लिक का जिसके ऊपर हुकूमत आपने करनी है, जिसकी खातिर ये सारा कुछ सारा खेल तमाशा आपने खड़ा किया होता है। और आप किसी क्राइसिस को या किसी सिचुएशन को पिछले 50, 60, 70 साल में सामने ला के देख लें, उसमें जो फैक्टर मिसिंग होता है वो हमेशा पब्लिक फैक्टर है। वो जो असल स्टेक होल्डर है, पब्लिक जो है, वो मिसिंग है, उसका कहीं कोई रोल नहीं है। और बाकी जो मुसल्लत शुदा होते हैं वो स्टेक होल्डर्स बन के तो फैसला साजियाँ करते चले जा रहे होते हैं। उसमें मतलब अब है तो ये जोक ना कि मतलब कि किसी को पता है, सामने नज़र आ रहा है कि फ़लाँ वक्त जब इस तरह करके लोग कह दें कि हमें आप पे एतमाद नहीं रहा, तो उस वक्त आप असेंबली डिज़ॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हैं। फिर यानी दूसरे मुल्कों की मुरासले और इन चीज़ों के पीछे छुपना और सच ना पब्लिक को बताना। पब्लिक को आप समझते नहीं है ना, पब्लिक के साथ को आपकी नज़र में पब्लिक मैटर नहीं कर रही होती। बयान ये होता है कि अवाम ने हमें यह हक दिया है, और आपके फैसलों में जो एक चीज़ टोटली माइनस होती है वो अवाम होते हैं। बयान आपका ये होता है कि हम 22 करोड़ की खातिर ये चाहते हैं, और अमरे वाक़या और प्रैक्टिकल और सामने की रियलिटी के तौर पर यह होता है कि अगर किसी का कुछ नहीं बन रहा होता तो वो उन 22 करोड़ का कुछ नहीं बन रहा होता, आप सबका बन रहा होता है। इसलिए अब ये जो चेंज आई है, चेंज के बाद उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, ये मुझे तो बहरहाल हिमाकत लगती है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि बैठे बिठाए जो कल तक
एक ख़ास शोहरत भी रखते थे और उन्होंने हरकतें भी वही की हैं, वो आज अचानक हलफ उठा के तो वो बस उसके बाद मुल्क के अवाम और वो और ये ऐसा कुछ भी नहीं होना। लेकिन इसको इस पे अफसोस तो खैर क्या है, लेकिन अपने अपने शौक़ की बात होती है। वो अक्सर दोस्त जो हैं वो आप इस ताज़ा सिचुएशन पे कोई बात नहीं कर रहे, भाई ताज़ा सिचुएशन होती तो बात करते, सिचुएशन वही पुरानी है। हबीब जालिब ने कहा था कि बन बन के फिर रहे हैं हमारे वो चारा घर, जिनका हम अहले दर्द से नाता नहीं कोई। और कहा तो उन्होंने एक और शेर भी उसी गज़ल में था, और ये गज़ल उन्होंने रब्वा के मुशायरे में सुनाई भी थी ईवान महमूद में। लेकिन अब आज अगर कहेंगे तो फिर वो जो हमारे दोस्त हैं जिनको सिर्फ सियासियात चाहिए होती है, उसमें से कोई अहमदियत की तरफ इशारा ना चला जाए, उनको तकलीफ़ होती है सुन के। लेकिन वो शेर भी बहरहाल हस्बे मौका है, बरमहल है कि हमको सितमगरों से बचाता नहीं कोई, और अब तो आसमां से भी आता नहीं कोई। ये मुझे याद है 80s लेट 80s में जब ये मुशायरा हो रहा था तो जालिब मरहूम ने तो वो शेर बड़ा उससे सुनाया कि हमको सितमगरों से बचाता नहीं कोई और अब तो आसमां से भी आता नहीं कोई। तो ईवान महमूद की जो पब्लिक है, अगर आप उनको देखें तो वो बज़ुबान हाल यही कह रहे थे कि आप अब आसमान से आने वाले के कायल ही नहीं रहे, तो अब आपके लिए आए कहाँ से। तो खैर अब जो चलना है सो चलना है, और वो कर भी वही कुछ रहे हैं। आज हमारे एक दोस्त ने इस्लामाबाद से अपडेट किया अपने सोशल मीडिया पर, तो वो ये कह रहे हैं कि, और मतलब अंग्रेज़ी में उन्होंने एक पोस्ट बड़ी अच्छी टर्म्स कायन करके लिखी। तो मैंने खैर पहले सोचा कि ये उन्हीं के, फिर मैंने कहा प्रोग्राम उर्दू में हो रहा होता है तो उसमें अंग्रेज़ी का पढ़ के सुनाने के फ़ायदा कोई नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि उनकी सारी बात का मफ़हूम ये था कि अगर ये सारे जज और ये 174 अरकान और ये सारा कुछ इनके साथ ही होता और वो एस्टेब्लिशमेंट वाला डंडा जो है वो इमरान खान के साथ होता, तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये अदलिया और ये जज और ये 174 अरकान और ये सारी अपोजिशन और इनकी पीडीएम ये धरी की धरी रह जानी थी, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन चूंकि वो डंडा जो है वो अब इनकी साइड पे था, इसलिए उनकी तहरीक कामयाब हो गई। लेकिन उन्होंने, हमारे दोस्त शाहमद सुल्तान, उन्होंने जो बात हाईलाइट की है वो ये है कि सफ़र तो अभी बेइंतहा लंबा बाकी है, और वो सफ़र असल में ये है कि ये फ़ैसले उस डंडे वाले के बग़ैर होने ज़रूरी हैं और उसका कुछ लेना देना ना हो। लेकिन जाहिर है कि उनका न्यूट्रल होने का मतलब भी सिंपल था। न्यूट्रल का मतलब ये था कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहे। तो जब वो साथ नहीं है तो फिर आपकी क्या हैसियत है। यही सियासत है, यही पॉलिटिकल सिनारियो है, इसको खुल के तस्लीम कोई नहीं करता। और असल काम ये था और है कि जिस दिन वो बंदे अवेलेबल ना रहे जो उनकी शराइत पर हुकूमत वसूल कर सकें, उस दिन सोशल चेंज आएगी। वो अभी वक्त नहीं आया, उसके दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। कोई ख्वाजा आसिफ, कोई साद रफ़ीक, कोई बिलावल भुट्टो, कोई आसिफ जरदारी, नाम गिनते जाएं आप इन सारों के। इनसे पूछें कि आपको पता है कि आपको इख्तियार नहीं मिलता तो आप असेंबली में लेने क्या आते हैं, आप घर क्यों नहीं बैठते। आप एक तसव्वुर करें कि क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है कि ये सारे के सारे कहें कि नहीं जनाब हम आपकी शराइत में आपको अवेलेबल नहीं है। केस इसके बिल्कुल उलट है। ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फ़लाँ के साथ तमाशा लग जाए, फ़लाँ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात हो जाएं,
तो उनको स्मेल करके तो दूसरे जल्दी जल्दी अपनी खिदमात पेश करते हैं। तो वो जो लूला लंगड़ा इख्तियार है उसके ऊपर तो सारे हैप्पीली मैरिड हैं, उस पर मतलब वो तो उसको तस्लीम करके बैठे हुए हैं। बल्कि सारा एक्टिविज़म और सारी जो इनकी जो सो कॉल्ड सियासी जद्दोजहद है वो तो आकाए रावलपिंडी की तरफ देख के आगे बढ़ रही होती है। इस फजा में इनको हक कैसे है कि ये बाद में एस्टेब्लिशमेंट करके रोते फिरें। और दूसरी बात ये कि वो उतना सब्र और उतना हौसला, मतलब घर बैठने वाला सब्र तो कोई भी नहीं दिखाता ना, कि नहीं हम नहीं हैं जी, हमारी वजह शोहरत सियासत है, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में हम आपको अवेलेबल नहीं हैं। आप अपने घर के, जब आप सारा कुछ फैसले आप ही ने करना है तो आप चंद अफसरों की वर्दियां हटवा के तो उनको जाके असेंबली में बिठा दें, 200-400 अफसरान ही बिठा दें फिर आप वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, एक स्टेप में ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो आहिस्ता 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 अपनी पब्लिक की कैपेसिटी बिल्ड अप करनी होती है और अपने पब्लिक को पॉलिटिकल शऊर सचमुच में देना, वो वाला नहीं जो भुट्टो देने आया था। पब्लिक को सियासी शऊर देता गया, हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म बनता गया, जहाँ जाके पाँव जले वहाँ सरेंडर करने में 1 मिनट नहीं लगाया। और बदतरीन फैसले जो है वो यानी एक लेफ्टिस्ट पार्टी के क्रेडिट पर बदतरीन राइटिस्ट फैसला शामिल हैं। और ये कोई आपको नहीं कह रहा, सेनेटर ताज हैदर साहब ने एक दफ़ा एक ही सिटिंग में फ़रतुल्लाह बाबर साहब के दफ्तर में बैठे हुए 2-3 दफ़ा ऐसे पीछे गर्दन ले जाके तो कहते हैं हम तो लेट 40s से, हम तो सन 50 की दहाई से राइट विंग के साथ लड़ते आ रहे हैं, हम तो, हमारी जद्दोजहद तो बहुत पुरानी। मैं 2-3 दफ़ा जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा ताज भाई आप ये क्रेडिट ना लें और आप इस पे फ़ख्र ना करें, क्योंकि राइट विंग के सामने पहला और बदतरीन सरेंडर जो है वो आपके कंसंट्रेटेड वर्जन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। तो आपकी इस कि जी हम लेफ़्ट वाले हैं और हम राइट से लड़ते आए हैं, राइटिस्ट से, और हम जद्दोजहद करते आए, ये इसमें दम नहीं है, जान कोई नहीं है। क्योंकि जब आखिरी वक्त आया तो आपने सरेंडर किया, आप फिर आगे लग के भागे। एक मतलब जिस तरह जो इमरान खान काम करता रहा है, पिछले दिनों वो कहते हैं जी ये भुट्टो नहीं है, मैंने कहा इमरान खान भी भुट्टो ही है और भुट्टो भी इमरान खान ही था। जब मौका आता है तो सारे इमरान खान ही बन जाते हैं। वो लोग अभी तक पॉलिटिकल हायरार्की में नज़र नहीं आ रहे जो ये कहें कि भाई हम पॉलिटिकल एक्टिविज़म के लिए आए हैं, हमारा काम यहाँ की सियासी सूरत हाल के ऊपर, सियासी एजेंडे पे हम आए हैं और हमारी नज़र जो है वो पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल एक्टिविज़म और सिविल राइट्स के ऊपर है। अभी जब ये फैसला लटका हुआ था तो कुछ एक्टिविस्ट जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और अच्छा जानने वाले भी हैं, लेकिन वो बार बार एक फ़िक्रा पोस्ट कर रहे होते थे जब चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम मुनासिब फ़ैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मतलब ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया तो फिर बंदर के हाथ में बंदूक है ना, जो मर्ज़ी उस पर कहते फिरें। तो उन्होंने कहा कि जी आप आईनी फ़ैसले की बात करें, अच्छा बुरा आप मत बताएं हमें। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि आपने आज चीफ़ जस्टिस को तो बड़ा मुंह भर के कह लिया कि आईनी फ़ैसले की बात करें, तो आपके ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये जिस वक्त मज़हब में घुसी थी और घुसती है आज तक, आपको कभी ज़रूरत हुई कि आप उनको उठ के कहें कि आप सियासी डोमेन में रह के बात करें? आपकी पूरी असेंबली सियासत के दिए हुए मैंडेट से बाहर गई, आपके मुंह में घुंघणियां पड़ी रहीं, सारे दानिश्वरों के आज तक पड़ी हुई हैं।
तो एक जो बोलने का मौका था वहां आप चुप करेंगे तो फिर अगले सारे मौके भाई आपके नसीब हैं। ना आपने सियासत को सियासत के हद में रखना है, ना आपके आइन ने आप आइनी हदूद में रहना है। एक तरफ आप खिलवाड़ करेंगे, दूसरी तरफ आपसे खिलवाड़ होगा, तो फिर यही चलेगा और क्या होगा। ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने एक आर्टिकल लिखा था, पिछले साल की बात है, 2-3 साल पुराना आर्टिकल है वैसे वो मैंने यहाँ पढ़ के भी अपने प्रोग्राम में भी सुनाया था उसका कुछ हिस्सा। तो वो कहता है जी, मतलब उसने एक इमेजिनरी पॉलिटिकल चेंज की बात की, तो कहता है डी चौक में जलसा हो रहा है और बिलावल भुट्टो आता है और वो कहता है कि मैं आज पब्लिक के सामने मिलियन मार्च के अंदर ऐलान करता हूँ कि मेरे नाना का फ़लाँ फ़ैसला गलत था। ये ख्वाबो ख्याल की बातें तो हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पे भी दुरुस्त है कि आपको मामलात फिर सारे ठीक करने पड़ेंगे। ये जो है ना कि कौड़ा कौड़ा थू थू तो मीठा मीठा हप हप, ये काम चलना नहीं है। इसलिए अभी जो भी आपके पास अल्टरनेटिव आना है वो एक झूठ से निकल के एक दूसरे झूठ में आपने दाखिल होना है, एक मक्कारी से निकल के दूसरी मक्कारी में दाखिल होना है। इतना हिस्सा ठीक है कि ज़रा सुकून आ गया कि वो जिससे जो घर से चलते वक्त भी जानता है कि मैं ये झूठ बोलने जा रहा हूँ आज मीडिया पे बैठ के, और एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें करूँगा। वो रोज़ रियासत मदीना लेके बैठा होता था और उसको ये पता ही नहीं चला, किसी ने उससे सवाल ही नहीं उठाया कि रियासत मदीना में लोग अपने अकायद की बुनियाद पर कब शहर छोड़ के जाते थे। रियासत मदीना में तो इस तरह नहीं होता था। और अब जो अच्छे स्कॉलर्स हैं जिनको बड़ा शौक़ है पीछे जाके रिसर्च करने का, वो एक मेहरबानी और करें कि ये रिसर्च करके तो इनको कहीं से वो हवाला जात दिखा दें कि रियासत मदीना बनाने वाले जो थे आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और उनके खुलफाए राशिदीन, वो तस्बीहें नहीं पकड़ते थे। ये हाथ में तस्बीह वाला उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनके जहन में जो जिक्र इलाही चल रहा होता था, उनके सीनों में जो चल रहा होता था, वो आंसू बन बन के तो उनकी आंखों से ज़रूर टपकता था। वो दाने गिरते थे उनकी आंखों से तस्बीह इस तरह की जारी रहती थी। लेकिन ये हाथ पे लिपटी हुई तस्बीह जो इस तरह करके दिखाई जाती है, ये तस्बीह रियासत मदीना के वालियान के पास नहीं होती थी। मेरा ज़ौकी ख्याल है कि अगर ये इक़्तिदार लेते ही और इक़्तिदार की उम्मीद लगते ही हाथों पे तस्बीह लपेट के वो हाथ लहराना बंद कर दें तो शायद पाकिस्तान के हालात जल्दी ठीक हो जाएं। अभी बहुत सफ़र है। अभी तो पब्लिक, यानी ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यू और आइन और ये सारा तो पब्लिक के लिए होता है। इसमें अगर नहीं स्टेक शामिल इस वक्त तो सिर्फ पब्लिक के नहीं है, चंद लोगों के हैं, चंद ख़ानदानों के हैं। है तो मतलब है तो ये मजाक ना कि 40 साल जद्दोजहद या 50 साल जद्दोजहद और 3 नस्लों की कुर्बानी के बाद पीपल पार्टी में भुट्टो के बाद बेनज़ीर, बेनज़ीर के बाद जरदारी और जरदारी के बाद मुशर्रफ भुट्टो करके बिलावल ही होगा और कोई नहीं होगा। और इनकी तरफ या मरियम होगी या हमजा होगा या शहबाज शरीफ होगा। बाकी लोग किधर हैं? तो डेमोक्रेसी तो इनकी अपनी पार्टियों में मौजूद नहीं है, ये ख़ानदानी तौर पर इन्होंने सेट किया हुआ है। और ये हुकूक को एक्सप्लॉइट करने वाले यानी आर्मी दूसरी खाकी यूनिफॉर्म में है, इनकी अपनी सियासी यूनिफॉर्म्स हैं। वो उन शेरवानियों और उन हलफ वाले कपड़ों के साथ बस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। पब्लिक कहाँ मौजूद है? आप पब्लिक के लिए सस्टेनेबल फूड के इदारे के वहां पे बुनियाद रखवाएं, इनसे मजाल है ये कभी रख के देंगे। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट आप इनसे शुरू करवाएं। जो चीज़ें पाकिस्तान में मुमकिन है वो आप इनको कहें करने के लिए, ये ना करें, आप खुद करें। ये आपके लिए मुसीबत बन के ये माफिया का रूप धार लेंगे आपके सामने।
हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए आप कोशिश करके देख लें, वहाँ ये माफिया बन जाएंगे। एजुकेशन के लिए आप अपने ह्यूमन फाइबर को एजुकेट करने के इंस्टीट्यूशंस कायम करना चाहें, मेरे ज़ाती तजर्बा है कि इनकी पिछली इंटरिम गवर्नमेंट के दिनों में, जब नजम सेठी भी था, जो बहुत वो है एडवोकेसी है की कैंपेन है उसके पास नवाज शरीफ लोगों की, एक यूनिवर्सिटी का चार्टर देते वक्त इनको मौत आ जाती है। ये बिल्कुल और तरह के लोग हैं, सारे के सारे। इसलिए इनके साथ अपनी जज्बातियत को वाबस्ता करने से बड़ी कोई हिमाकत नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ दूसरी बातें होती हैं जिसमें जनरल आम आदमी एजुकेट हो रहा हो, उसका कोई किताब से रब्त बन रहा हो, उसका कोई हालात से रब्त बन रहा हो। बाकी अब ये मुश्किलात अगर ये ज़ाहिर है कर रहे हैं क्रिएट, अपने लिए भी कर रहे हैं, मुल्क के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन ये अनडू जो है वो इनकी ख्वाहिश से नहीं होना, ये अनडू उसी पॉलिटिकल प्रोसीजर से होना है जिसमें पब्लिक का, आम आदमी का स्टेक शामिल होगा, और आम आदमी का स्टेक एज ए पाकिस्तानी शहरी शामिल होगा। उसके अलावा कोई डेफिनेशन जो ये मुसल्लत कर चुके हैं और अब उससे बाहर नहीं निकल रहे, उसके होते हुए ये कल को प्रॉस्परस हो जाए तो फिर अल्लाह ताला तो ना हुआ ना। ये फैसले अनडू किए बगैर इनको सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नसीब हो जाए, और वो आइन जिसने अपने स्टैचूज के खिलाफ, जिसने अपनी आर्टिकल्स के खिलाफ अमेंडमेंट्स की हैं, वो उसी तरह लवी डवी तरीके से आगे बढ़ता रहे, और कल को जनाब ये कारखाने लग जाएं और एक्सपोर्ट्स फलां जगह पहुंच गई हैं और बस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंटरिम अरेंजमेंट्स हैं, और अपने जो इस वक्त मफादात के माफियाज जो हैं वो उधर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इधर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि हर तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मौलवी फजलुर रहमान वो जो ढाटा बांध के, तो वो उसके ज़रिए ज़ाहिर है उसके अपने मफादात भी, इकोनॉमिक मफादात हैं बिल्कुल। पूरी फैमिली कहाँ तक पहुंची हुई है सबके सामने। शरीफ ख़ानदान जो है वो भी ज़ाहिर है कि अब मतलब मुझे तो इससे ज़्यादा मकरू सूरत हाल कोई नहीं नज़र आती कि आपको हमजा शहबाज शरीफ जो है उसका खिताब सुनना पड़े। उतना ही वो सुहाने रूह है जितना इमरान खान की बातें सुनना होता था, और यही हाल शहबाज शरीफ का भी, यही हाल वो जो जरदारी ने भी जो करना होता है, और बिलावल। बस यही है आपका सम टोटल। इस सम टोटल के होते हुए इससे आप उम्मीद लगाए बैठे हों, ये जब तक ये आमत और नास के लिए वो वाला इक़दाम, वो वोटर राइट्स, वोटर एजुकेशन और पब्लिक राइट्स और पाकिस्तानी के तौर पर पब्लिक राइट्स, उसकी तरफ वापस नहीं आते, ये भूल जाएं कि ये कुछ इनकलाब, कहाँ का इनकलाब, कौन सा इनकलाब, कौन सी कुर्बानी। वो तो फ़ज़ा देख के, हवा का रुख देख के तो वो तहरीकें चलती हैं, हवा का रुख देख के तो वो तहरीकें ठंडी पड़ती हैं। इसलिए चूँकि मुझे नज़र ही नहीं आता कि यहाँ से कोई आइनी और पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी की तरफ कोई सफ़र शुरू हुआ है, लिहाजा मैं एक झूठी सी उम्मीद जिसके ऊपर मेरा अपना दिल मुतमईन नहीं है, मैं आपके साथ क्या उस पर बात शुरू कर दूँ। चलने दें, जिस दिन कामयाब हो गए आके बता दें, वो नहीं होंगे, लगे रहेंगे इसी तरह। बाकी ये दरमियान में वो फुंदने टांकने वाले आ जाते हैं कि जी इसके पीछे कादियानी थे, फलां के पीछे कादियानी है, और अल्लाह को बंदो, कादियानियों ने पहले दिन आपको कह दिया था कि अब आप ही ये लेके चलो, जो कुछ आप कर चुके हो अब आप लेके चलो। और वो जो जूती पे रख के आप लोगों ने राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स हमें दिए थे, वो हमने जूती आप पे रख के ही आपको वापस कर दिए थे कि ये रखें आप अपने पास। जब आप हमारी शनाख्त छीन के और हमारा ताल्लुक़ अपने ख्याल में, यानी किया तो यही है ना, हम तो मुसलमान उसी तरह रहे, आपकी लाइन तो यही थी कि फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिस हाउस बिलीव्स दैट अहमदीज आर नॉट मुस्लिम्स।
तो अब वो हाउस बिलीव जिसने ये गंद किया हुआ है वो हाउस के साथ रोज इस तरह होता रहे, हमें उससे क्या लेना देना। जिस दिन आप इंसानी कदरों की तरफ वापस आ जाएंगे और आईनी कदरों की तरफ वापस आ जाएंगे, उस दिन हम तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। अभी भी जब ये हुआ है फैसला तो वो आतिफ मियाँ की मैंने ट्वीट पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि हाँ एटलीस्ट जो आईनी तौर पर नज़र आ रहा था एक पहला स्टेप तो लिया इसने सुप्रीम कोर्ट ने। अल्लाह करे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से बात चली है वही चलते चलते तो वाक़तन पब्लिक की इंक्लूसिव पॉलिसी जो है, जिसमें जो 22 करोड़ हैं वो और उनके मफादात नज़र आ रहे हों कि ये इनकी खातिर ये काम हो रहा है, जब वो होगा तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होकर और पुरजोश होकर बात की जा सकती है। अभी नहीं, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।